Indian national movement against the British was led by the Indian National Congress. इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी, नेशनलिज्म जो इंडिया में डेवलप हुआ, उसके बाद जो हिंदुस्तान में जो लड़ाई लड़ी गई ब्रिटिश के खिलाफ, दैट वाज कंसीडर्ड एज इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड दिस वाज लेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस. दिस पार्टी वाज फाउंडेड इन 1885 बाय AOU. फुल फॉर्म कल बताया था मैंने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. ये जो आप देख रहे हो अभी, ये केवल क्लास 8 के लिए नहीं, क्लास 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है. इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि कांग्रेस ने किस तरह से पूरे इंडिया के अंदर सेशंस किए थे, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की थी, जिसके अंदर पूरे इंडिया के जो बड़े बड़े टॉप मोस्ट लीडर्स होते थे कांग्रेस के, वो मीटिंग अटेंड करने के लिए आते थे. तो सबसे पहला कलकत्ता सितंबर 1920, देन नागपुर दिसंबर 1920, देन मद्रास आपका 1927. एक्चुअली 1885 मैंने क्यों नहीं कहा, बिकॉज दिस वाज द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस. इसके बाद फिर लाहौर दिसंबर 1929. National Congress can be divided into 3 phases. अब ये आप देख लो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस. फर्स्ट फेज मॉडरेट फेज, जहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, इस तरह के लीडर्स थे. और मॉडरेट आप जानते ही होगी, दे प्रैक्टिस क्या, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर. ये किसने कहा, रेडिकल्स ने कहा. दे बिलीव इन द मर्सी ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा वो मानते हैं. फिर रेडिकल फेज, जिसके अंदर रेडिकल जैसे लाल बाल पाल हमने बात की थी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक. लाला लाजपत राय कौन से राज्य से थे, पंजाब. बिपिन चंद्र पाल सब बोल दो एकदम. याद रखने का बहुत आसान तरीका है, अगर कोई एक बार पूछ देगा ना तो घबरा जाओगे. बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे. याद रखने का बहुत आसान तरीका है, बी से बिपिन, बी से बंगाल. लिख क्या रहे हो, दिमाग में लिखो, बिपिन चंद्र पाल. इसके बाद फिर आखिरी कौन बचे, बाल गंगाधर तिलक, वो महाराष्ट्र से थे. ठीक हो गया, रेडिकल फेज हो गया. ठीक है, इसी में वो लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन दिए. जैसे एक अच्छा स्लोगन था, बोलो, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड वी शैल हैव इट. किसने कहा था, इसके बाद गांधी जी भारत में 1915 में आए. गांधी केम टू इंडिया इन 1915. वो चंपारण गए, खेड़ा गुजरात में है वहां गए, अहमदाबाद गए. CKA चंपारण, C से, K से खेड़ा, A से अहमदाबाद, है ना. तो 1918 से लेके 1947 तक चला गांधीयन फेज. मतलब इस समय जो है वो गांधी जी ने भरपूर प्रयास किए जिससे भारत को एक किया जाए और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जाए. उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसकी शुरुआत सॉल्ट मार्च से हुई थी. इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट किए ब्रिटिश के अगेंस्ट. Moderate phase from 1885 to 1905. Radical phase 1905 to 1980. And downhill phase. Dada Bhai Naroji, Surendranath Banerjee, and Gopal Krishna Gokhale were some of the main leaders during the moderate phase. ठीक है, these were the leaders of moderate phase. Who initially led the Indian National Congress and were known as the moderates. The moderates believed that the British rule had benefited India. Moderates believed that British would civilize India, British would develop India, and they believed that we can just request the British by filing some petition. हम ब्रिटिश को केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे, पिटीशन फाइल करके. ठीक है, सर प्लीज चेंज दिस, सर यू टेक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन लंदन ओनली, प्लीज कंडक्ट इन इंडिया, है ना.
but British never considered them, right? British even passed many wrong and bad acts that was very much humiliating for India, like Arms Act, Vernacular Press Act, they taken back Ilbert Bill. मैंने कल एक्सप्लेन किया था, आर्म्स एक्ट कोई भी इंडियन आर्म्स नहीं रख सकता, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, if you will publish anything objectionable against the British, अगर आपने कुछ भी ब्रिटिश के खिलाफ objectionable लिखा, you will be given warning, and if you will not understand, then they will just do what? They will confiscate your machinery. तो तुम्हारी प्रेस से उठा के ले जाते थे. They wanted the continuation of British rule as they regarded it as just and progressive in nature. They wanted to win the support of the British to introduce reforms in the system gradually. वो मानते थे कि we should support British so that we can ask British to develop India gradually. ये लोग चाहते थे कि हम अगर ब्रिटिश को रिक्वेस्ट करेंगे तो ब्रिटिश ही हमें अपने देश के अंदर गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन देगी, मतलब गवर्नमेंट हमें जो है वो इतना पार्टिसिपेशन देगी जिससे हम खुद अपने देश को रूल कर सकेंगे असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके. Moderates believed in peacefully presenting their appeals to the British government. ब्रिटिश बहुत ही अपनी बातों को बहुत ही पीसफुली रखते थे, है ना, ब्रिटिश के सामने. आप देख सकते हो किस तरह से उस समय में जो है वो मीटिंग्स वगैरह होती थी. ये कुछ टेंट टाइप का है बैकग्राउंड में जो क्लॉथ से सारा कवर किया हुआ है. पीछे अगर आप अच्छे से देखो तो ये ट्रीज नजर आ रहे हैं, है ना. And waited patiently for laws to be passed to address them. They also conducted meetings. सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉर गई है. नेशनलिज्म क्या होता है मैंने बताया था, डिमेंड्स लव फॉर द नेशन. नेशनलिज्म की अलग अलग डेफिनेशन होती है. हाँ, वन हु वांट्स टू गिव देयर लाइफ फॉर द नेशन. एक नेशनलिज्म ये भी होता है कि अगर इफ योर कंट्री इज ऑक्युपाइड बाय अ कॉलोनियल पावर और आउटसाइडर, then if you will fight against the colonial power to make your country free, this is also called a sense of nationalism. Nationalism was developed in India by developing a sense that British is the common enemy. जो British थे वो कौन थे? Common enemy थे, and Indians believed that we have to fight against the British. Solid foundation for the radicals in the later years. They spread political awareness and इस तरह के जो आप फोटोज देखते हो ये बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड होते जो 1942 में था, जिसमें मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने ये स्लोगन दिया था, डू और डाई. या तो आप ब्रिटिश के सामने खड़े रहो, बल्कि मर जाओ तो मर जाओ, बट मूवमेंट से भागो नहीं. इस समय में ब्रिटिश टीयर गैस छोड़ना या फिर हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाने तक की चीजें जो है इस तरह के प्रैक्टिसेस इंडियंस पे यूज करते थे. लेकिन गांधी ने पहले ही कह दिया था, मिस्टर गांधी ने डू और डाई, है ना. तो इतने सारे लोग, सभी लोग व्हाइट्स में, जानते हो क्यों? सभी लोग स्वदेशी चीजों को प्रमोट करते थे, खादी को प्रमोट करते थे, तो इसलिए सभी लोग व्हाइट्स में होते थे. और आप देखो सभी लोग गांधीयन कैप में आपको दिखेंगे काफी लोग. इसको गांधीयन कैप आज भी कहा जाता है. देख रहे हो ये कैप जो नेता लोग पहनते हैं, तो गांधीयन कैप इसको आज भी कहा जाता है. and sense of national unity amongst people. तो लोगों के अंदर सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी, तो मतलब नेशनलिज्म डेवलप होता गया बिकॉज दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द कॉमन enemy, that was British. Radical phase. The second phase of the Indian National Congress was led by the radicals or extremists from 1905 to 1918. Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai,
Bipin Chandra Pal and Aurobindo Ghosh were the main leaders of the radical. ऐसा नहीं है कि केवल अगर हम लाल पाल पाल पढ़ाया जाता तो केवल लाल पाल पाल ही थे, बहुत सारे लोग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। इवन नेहरू और बोस को भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में गिना जाता है, ठीक है। And were known as the radicals. Their political views, aims and methods were different from the moderates. Since the British colonial policies led to the decline in cotton trade in India, the radical ये आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ कि किस तरीके से कॉटन टेक्सटाइल मिल्स पूरा का पूरा जो हमारा टेक्सटाइल प्रोडक्शन था उसको ब्रिटिश ने किस तरह से हिट किया। जो प्राइसेस थे, जो टैक्स था, वो टैक्स किस तरह से ब्रिटिश ने बढ़ा दिया, जिससे हमारा रेडीमेड जो हमारा जो बना हुआ जो कपड़ा होता था वो बिकना बंद हो गया। और उसके बाद ब्रिटिश ने अपना जो वहां पे जो मिल्स, मैनचेस्टर मिल थे, जो डेवलप्ड क्लॉथ्स था वो इंडिया में उतार दिया। इंडिया में डीअर्बनाइजेशन और डीइंडस्ट्रियलाइजेशन किया। ये सब चीजें हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो It did not believe the British to be honest in their efforts towards improving India. As the British chose to support their cotton industry in Lancashire, the radicals realized that the British and Indian interests were very different, and Indians could not progress under British rule. Radicals wanted immediate freedom, that is, Swaraj from British rule. स्वराज, स्वराज का मतलब सेल्फ रूल। स्वराज मतलब क्या बताया था मैंने? सेल्फ रूल, ठीक है। After the division of Bengal in बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड बंगाल इन 1905। इसके साथ आप तीन चीजें याद रख सकते हो 1905 के साथ, ध्यान से सुनना। 1905 डिवीजन ऑफ बंगाल, 1906 फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग और 1907 स्प्लिट इन कांग्रेस। 1907 में कांग्रेस दो भागों में बट गई। किसमें? ऑफ कोर्स मॉडरेट्स और रेडिकल्स में। रेडिकल हमेशा कहते थे आप तो बस पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर करते हो, और जो रेडिकल्स थे वो मानते थे वी मस्ट नॉट रिलाई ऑन द मर्सी ऑफ गवर्नमेंट, वी मस्ट रिलाई ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ। हमें गवर्नमेंट की मर्सी पर भरोसा ना करते हुए अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करना चाहिए। ये कौन कहते थे? रेडिकल्स। तो लॉर्ड कर्जन, वाइसरॉय कर्जन, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बंगाल के दो टुकड़े कर दिए, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। जो ईस्ट बंगाल था उसके अंदर आप समझ लो आज आपको वेस्ट बंगाल दिखता है। वेस्ट बंगाल नाम का स्टेट है भारत में? ईस्ट बंगाल क्यों नहीं है? ईस्ट बंगाल बिहार, असम और ये झारखंड जो है आप देखते हो, ये वाला एरिया जो है ये ईस्ट बंगाल था। और वेस्ट बंगाल जो आज का बांग्लादेश है, आज का जो वेस्ट बंगाल है, ये सारा वेस्ट बंगाल था। तो ब्रिटिश ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इनको हम दो टुकड़ों में बांट दें। ब्रिटिश ने बोला कि हम इनको इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा नहीं था। ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमेशा से यूज करते थे, चाहे वो कहीं भी किसी भी देश को जब कोलोनाइज करते थे तो वहाँ डिवाइड एंड रूल ही यूज करते थे। ऐसा ब्रिटिश ने कई बार किया, चाहे वो अंबेडकर साहब की जाति महार थी, उसके लिए महार रेजिमेंट बनाकर उनका सपोर्ट हासिल करना। हमेशा ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल ही भारत देश में किया है और दूसरे देशों में भी किया है। 1805, by Lord Curzon, the radicals got provoked and adopted method of active opposition against the government. बट इसके बाद इंडियंस को ये लगने लगा कि सच में ब्रिटिश की जो पॉलिसी है दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग फॉर अस। इससे ब्रिटिश ने जब यहाँ पे देखा कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच बहुत ज़्यादा सोशल डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, तो बंगाल को डिवाइड करके उन्होंने इस चीज़ का और ज़्यादा हाई लेवल पे यूज़ किया और हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच डिवीज़न को बढ़ाया, डिफरेंसेस को बढ़ाया, है ना।
तो ये काम इन्होंने बंगाल डिवाइड करने के साथ ही स्टार्ट किया। With the involvement and support of masses, they converted the national struggle into a freedom fight by adopting methods like boycott of British goods. अब लोगों ने क्या किया, तो लोगों ने बायकॉट करना शुरू किया। बायकॉट मींस बहिष्कार, है ना, जो ऑलरेडी एक बार पहले भी हो चुका था। इसको कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट। मतलब आप अपने स्वदेशी, स्वदेश, स्वयं के देश के प्रोडक्ट्स को यूज करो और ब्रिटिश के गुड्स को क्या करो, बायकॉट करो, बहिष्कार करो। तो दिस वाज कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। और ब्रिटिश के गुड्स को बायकॉट कैसे करो, तो उसको सारे को क्या करो, जला दो, है ना। दिस वाज अ सिंबल ऑफ बायकॉट and use of Swadeshi goods. देख रहे हो, whatever was produced by our own Indians, our own people. Both the moderate and the radical phases helped in laying the foundation of the freedom struggle which was taken forward by Mahatma Gandhi. फिर गांधी आए। मिस्टर गांधी ने चरखा को क्यों यूज किया, क्योंकि ये खादी क्लॉथ को बनाने में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था ना। इससे सूता जो थ्रेड होता है वो काटते थे, ठीक है, फिर उससे खादी प्रोड्यूस होता था। तो इन्होंने इसका सिंबल इवन हमारे भारत देश के तिरंगा पर चक्र से पहले क्या आया था, चरखा, है ना, इसके बाद चक्र आया। तो इसका यूज इसीलिए किया जिससे लोग धीरे धीरे स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े। गांधी जी हमेशा एक ही कपड़ा पहनते थे और उसी से पूरा तन ढक लेते थे। एक बार मिस्टर गांधी ने देखा कि एक लेडी के पास इतने भी कपड़े नहीं थे कि वो, मतलब कि जब उन्होंने देखा और भी दूसरे लोगों को देखा कि कपड़ों की बहुत कमी है, तो उन्होंने सोचा कि जब भारत देश के लोग इतनी गरीबी में जीते थे ब्रिटिश एरा में, तो उन्होंने कहा कि अब से मैं भी बहुत ज्यादा कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, है ना। और उसके बाद से ही मिस्टर गांधी ने क्या किया, हाँ, उन्होंने बहुत ज्यादा कपड़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, ठीक है।